What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 18 of our GNG 2.0 और आज की क्लास में बच्चों हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा ही खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोग को अकाउंट्स के भी आज 3 चैप्टर्स करे हमने तो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को करके। अब ये जो 4-5 दिन लास्ट के बचे हैं इसके अंदर थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगेगा बच्चों। लास्ट वीक चल रहा है, जहाँ यहाँ तक आए हो ऐसे ही पढ़ते चलो और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और लास्ट चैप्टर एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड इसको समाप्त करते हैं। जाके जल्दी से अटेंडेंस लगाओ, लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड। आओ मैं आपको एक बार सारी की सारी टॉपिक समझा दूं। जैसे ही आप समझ लोगे ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और आधा तो आपको आता ही है। ये आधा सर हमें आता है, बिल्कुल आता है, तुमने पढ़ा है ऑलरेडी। देखो बच्चों, एक्सेस डिमांड का कर्व कैसा बनता है। सबसे पहले आप एक काम करोगे, फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बना दोगे। वो कैसे होता है, देखो ये हमारे पास एएस है, ये हमारे पास एडी है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। तो देखो इसका मतलब यहां पे तो डिमांड और सप्लाई एडी बराबर एएस है ही है, ठीक है। अब अगर डिमांड बढ़ जाए, है ना, एडी ऊपर की तरफ चला जाए, ये तो है सी प्लस आई। अगर C प्लस आई में थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट हो जाए या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए, कुछ भी कारण हो सकता है डिमांड बढ़ने का, तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। डिमांड कर्व जो है ये बन जाएगा C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। सपोज चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन हमें ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेस डिमांड हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आएगा, कभी भी ओवरफुल या अंडर एम्प्लॉयमेंट पे नहीं आएगा। तो हमें यह बताना है कि बेटा जी डिमांड और सप्लाई तो यहां पे बराबर थी, फिलहाल इतनी डिमांड एक्स्ट्रा हो गई है, इतनी डिमांड एक्स्ट्रा हो गई है। तो कभी भी बेटा, कभी भी जितनी डिमांड पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उससे ज्यादा अगर डिमांड हो जाए तो उस सिनेरियो में क्या होगा। देखो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो हम आउटपुट तो नहीं बढ़ा सकते सडनली, क्योंकि ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, है ना। तो ना तो आउटपुट बढ़ सकता, ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता। तो फिर होगा क्या डिमांड ज्यादा होने से, डिमांड ज्यादा होने से बच्चों महंगाई हो जाएगी, हर चीज के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो गैप आया ना बेटा दोनों कर्व्स के बीच में, ये जो गैप आया, ये बीच वाला, इसको मैं बोल दूंगा इन्फ्लेशनरी गैप। इसको मैं बोल दूंगा इन्फ्लेशनरी गैप। तो हमारे पास एक्सेस डिमांड जब होती है इकोनॉमी में तो एक्चुअल डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड से ऊपर चली जाती है। दोनों के बीच में जो गैप आता है उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी का रिवर्स क्या होता है, इसी का रिवर्स क्या होता है, अगर ये एएस है, ये एडी है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। पहले हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मार्क कर देना है, ठीक है। अब अगर किसी भी कारण की वजह से डिमांड कम है इकोनॉमी में, फिलहाल डिमांड ये चल रही है, ये चल रही है, तो देखो ये भी एक इक्विलिब्रियम आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन हमें इसको नहीं दिखाना, क्योंकि हम फिलहाल ओवरफुल या अंडर या फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखा रहे, हम देख रहे हैं एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है। तो देखो फिलहाल फुल एम्प्लॉयमेंट तो ये थी, लेकिन डिमांड तो अभी कम है। तो ये जो गैप आएगा बच्चों, अगर डिमांड ही नहीं होती इकोनॉमी में, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, लोग खरीदना ही नहीं चाहते सामान, तो फिर क्या इंपैक्ट आएगा प्राइस पे, क्या सस्ती हो जाएंगी चीजें। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होती चीजों की, सस्ती हो जाती है ना। तो ये जो गैप आएगा बच्चों, इसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। तो ध्यान रखना बेटा जी, एक्सेस डिमांड के केस में एडी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और डेफिशिएंट डिमांड में हमारा एडी कम हो जाता है। एक में
एडी ज्यादा हो जाएगा, एक में एडी कम हो जाएगा। जब ज्यादा है तो जो गैप आएगा उसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, जब कम है तो जो गैप आएगा उसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। बहुत ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखो, excess demand refers to situation when AD is more than AS corresponding to full employment level। बाबू प्लीज ये ध्यान रखना, इसमें आपको हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे दिखाना है, कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे मत दिखाना। corresponding to full employment level of output in an economy। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब इससे जो गैप आता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। excess demand gives rise to an inflationary gap। it refers to the gap by which actual AD exceeds the full employment AD। full employment से ज्यादा जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर जो गैप आता है उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोल देते हैं। डन सर, क्या बात है। कर्व कैसा बनेगा? स्क्रीनशॉट ले लो। कर्व मैं आपको ऑलरेडी बनवा चुका हूं। ये कर्व को ही डिफाइन कर रहा है कि इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट हमने एक्स पे लिया है, एडी वाई पे लिया है ना। एडीएस इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अब किसी भी कारण से अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो ये जो गैप आएगा इसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, क्या बात है। अब एक्सेस डिमांड कब कब हो सकता है, यानी डिमांड कब कब बढ़ सकती है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं बेटा। नंबर 1, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की क्षमता बढ़ गई है खर्च करने की। नंबर 2, टैक्स कम हो गए हैं। बच्चों, अगर टैक्स कम हो जाएंगे तो चीज़ें सस्ती पड़ने लगेंगी, लोग ओवरऑल ज़्यादा डिमांड करेंगे। नंबर 3, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। बच्चों, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो पब्लिक में पैसा पहुंचता है, क्योंकि सरकार, हमने देखा ना कि अभी इन्वेस्टमेंट करती है, अगर कहीं भी पैसा खर्च करती है तो पब्लिक में पैसा आता है। देखते हो कितनी इनकम होती है ना, तो लोग खर्चा तो करेंगे, फिर डिमांड बढ़ेगी। फॉल इन इंपोर्ट्स, पहले हम जो सामान इंपोर्ट करते थे अभी आज हम इंपोर्ट नहीं करते, अपने ही देश में बनाते हैं, तो डिमांड बढ़ेगी। राइज इन एक्सपोर्ट्स, अगर मेरे एक्सपोर्ट बढ़ जाए कि मेरे देश में तो माल बिक ही रहा था, अब मैं बाहर भी बेचता हूं, राइज इन एक्सपोर्ट्स, अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है बेटा नए नोट छापना। जब भी आरबीआई नए नोट छापेगा तो क्या करेगा, उसका पब्लिक में ही आएगा वो पैसा, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ने के कई सारे कारण हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट तो आप जानते ही हो कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कई गुना इनकम होगी, अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी। तो एडी बढ़ने के बेटा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई भी आप 4 से 5 याद रख सकते हो। ठीक है, परफेक्ट, डन सर। अब एक्सेस डिमांड का क्या इंपैक्ट होगा आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस पे? देखो बच्चों, एक बात समझो, एक्सेस डिमांड जो है वो कहां पे होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे होता है, यानी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो उससे ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट में तो नो चेंज आ जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आएगा? अब भाई जब ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो चुके हैं, तो इससे ज्यादा आउटपुट भी कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो एक्सेस डिमांड में हम बोलेंगे कि लेवल ऑफ आउटपुट पे भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको पता है कि प्राइस बढ़ जाएगा, राइज इन द प्राइस, तभी तो हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप होगा। सॉर्टेड, बढ़िया सर, डन। अब आ रहा है डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड भी मैंने आपको अभी पढ़ाया। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? जब एडी कम हो जाता है corresponding to full employment AD के। तो डेफिशिएंट डिमांड refers to situation when AD is less than AS corresponding to full employment level। इसमें कौन सा गैप जनरेट होगा दोनों में? बच्चों, डिमांड कम होती है जब, तो सामान नहीं बिक रहा होता, तो हम बोलते हैं ना भाई सस्ता करके भी बेचने को तैयार हूं, डिफ्लेशनरी गैप। द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अराइजेस व्हेन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एडी को ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं ना, falls short of aggregate supply at the full employment level। इससे जो गैप जनरेट होगा उसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप by which actual AD falls short of AD required to establish full employment। ठीक है जी, परफेक्ट। इसका कर्व देख लो, इसमें आपको नीचे ले जाना है, फिर से वही सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन पीछे वाले कर्व जैसी। इसका स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दो। ठीक है, बढ़िया सर। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? जो पीछे रीजन लिखे थे ना,
एडी बढ़ने के, उसके जस्ट अपोजिट कि डिमांड कम कब होगी? नंबर 1, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाए, लोगों की क्षमता कम हो जाए पैसा खर्च करने की। नंबर 2, टैक्सेस बढ़ जाएं। भाई अगर टैक्स बढ़ जाएंगे, चीजें महंगी हो जाएगी तो लोग डिमांड कम करेंगे। नंबर 3, सरकारी खर्चा कम हो जाए। गवर्नमेंट अगर खर्चा कम करेगा, इकोनॉमी में पैसा कम पहुंचेगा, पैसा कम पहुंचेगा तो अपने आप डिमांड नहीं होगी। नंबर 4, इंपोर्ट बढ़ जाए। जो हम अपने देश में सामान अल्टीमेटली डिमांड करते थे वो अब हमने कम कर दिया करना, क्योंकि अब हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, डिमांड कम होगी। नंबर 5, एक्सपोर्ट्स कम हो जाए। जो हमारा माल बाहर बिकता था वो बिकना बंद हो गया है तो एक्सपोर्ट नहीं होता, डिमांड कम हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इनकम भी कम होगी, ओवरऑल डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, सेम वही चीज है, बस रिवर्स कर लो। तो आप एक तैयार कर लोगे, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा बच्चों। क्या बात है सर। डेफिशिएंट डिमांड का क्या इंपैक्ट आएगा? प्राइस तो आप जानते हो, प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा बच्चों? सोचो। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है बेटा कि हमारे पास डिमांड नहीं हो रही, डिमांड नहीं होगी तो उससे माल बचा रह जाएगा, माल बचा रह जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। तो जब इन्वेंट्री ऑलरेडी पड़ा है तो अगले साल क्या और प्रोडक्शन करूंगा क्या मैं? तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इससे क्या होगा? अगली बार लेस प्रोडक्शन होगा, तो जो मेरा प्लान्ड आउटपुट है वो कम रहेगा। और जब आउटपुट कम रहेगा, जब मैं प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा तो लोगों को काम क्यों देना? एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों का डिफरेंस है। सबसे पहला मीनिंग, एक्सेस डिमांड जब एडी मोर हो, डेफिशिएंट डिमांड जब एडी लेस हो। इसमें इन्फ्लेशनरी गैप, इसमें डिफ्लेशनरी गैप। इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी दिखता है, इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी दिखता है। यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा बच्चों। ठीक है, रीजन, बहुत सारे रीजंस दिखाए मैंने आपको, कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे। प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा? एक में बढ़ जाएगा, एक में कम हो जाएगा। आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? एक में तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा ना आउटपुट होगा ना एम्प्लॉयमेंट होगा। एक में अल्टीमेटली अगली बार आउटपुट भी कम और एम्प्लॉयमेंट भी कम। ठीक है, अब आ रहा है बच्चों कैसे कंट्रोल करें हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को। देखो बच्चों, एक आपने समझ लिया ना, दूसरे में जस्ट रिवर्स कर देना। और ये टॉपिक आप ऑलरेडी बैंकिंग में समझ चुके हो, तो मुझे दोबारा इसमें उतना एफर्ट लगाना भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बैंकिंग में ऑलरेडी ये पूरा समझा के आ चुका हूं। तो वही टॉपिक यहां पे सेम है। तो देखो, हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए दो पॉलिसीज हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और एक है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? फिस्कल पॉलिसी। और जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब तुम लोग खुद सोचो जरा, याद करो बैंकिंग को। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। तो अगर इसको करेक्ट करना है तो मुझे ये मनी सप्लाई कम करना होगा। कम करना होगा ना बच्चों। डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसा बहुत है। मुझे सही करने के लिए लोगों से पैसा कम करना पड़ेगा किसी तरीके से। डेफिशिएंट डिमांड का भाई डिमांड नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वहां पे पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी यहां करोगे जस्ट रिवर्स करना डेफिशिएंट डिमांड में, है ना। अब देखो, फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें आती हैं, सरकार का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। तो देखो बच्चों, अगर एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है, अगर एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है, तो सोचो, अगर एक्सेस डिमांड है ऑलरेडी बहुत पैसा है, अगर सरकार और खर्चा करेगी तो मनी सप्लाई तो और बढ़ जाएगा। हमें तो मनी सप्लाई को कम करना है, तब एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा। तो कम करने के लिए क्या करें? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दें।
वहीं पे बच्चों अगर डेफिशिएंट डिमांड है, इसका मतलब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, पैसा ही नहीं है, पैसा पहुंचाना है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दो। सरकार ज्यादा खर्चा करेगी, जनता में पैसा पहुंचेगा, डिमांड शायद बढ़ जाए, है ना। अब देखो एक्सेस डिमांड है बच्चों, बहुत डिमांड हो रही है, हमें कंट्रोल करनी है, तो टैक्सेस को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। टैक्स बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा रेट बढ़ेगा, चीजें महंगी होगी, लोग डिमांड कम करेंगे। वहीं अगर डेफिशिएंट डिमांड है, कोई नहीं ले रहा, टैक्सेस को कम कर दो। ये बच्चों फिस्कल पॉलिसी में आता है। तो फिस्कल पॉलिसी में दो ही चीजें हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो एक्सपेंडिचर नहीं करना, डेफिशिएंट है तो करना है सरकार ने। टैक्सेस एक्सेस डिमांड में बढ़ा दो, डेफिशिएंट डिमांड में कम कर दो। अब आरबीआई की क्या पॉलिसी है? आरबीआई के पास तो बच्चों वही है, याद करो, बैंकिंग में पढ़ाए ना पूरे के पूरे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सेम है बच्चों, ये आपको बैंकिंग से ही पढ़ने पड़ेंगे, मैंने बैंकिंग में पढ़ाया है सेम। देखो क्या क्या था मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और एलआरआर। इधर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। याद है बच्चों, एक्सेस डिमांड में मनी सप्लाई ज्यादा है, तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या करें? बैंक रेट, रेपो रेट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता था, किससे? कमर्शियल बैंक से। मनी सप्लाई कम करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, बैंक रेट को भी बढ़ा देंगे, रेपो रेट को भी बढ़ा देंगे। रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट था जो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है। कमर्शियल बैंक अगर अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करेगा तो ब्याज देगा बैंक, है ना। तो फिलहाल मनी सप्लाई कम करना है तो हमें कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेना है सारा, ताकि पब्लिक में ना जा पाए। तो हम उनको बोलेंगे एज आरबीआई, हम उनको बोलेंगे हमारे पास जमा करो, जमा करो, हम आपको बहुत सारा ब्याज देंगे। ब्याज तो अगले साल देंगे ना, एक बार वो सारा जमा कर देंगे, राइट। तो रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता था बच्चों? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये पूरा बैंकिंग में पढ़ाया मैंने, सेम टॉपिक है, मैंने वहां भी बोला था कि ध्यान से समझ लो, है ना। अब जिनको याद नहीं आ रहा वो एक बार बैंकिंग वाला वीडियो खोलना। ओके, बताओ ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई जब सरकारी सिक्योरिटीज को बाय या सेल करता है, सोचो अब मनी सप्लाई कंट्रोल करना है तो पब्लिक में हम सेलिंग करेंगे, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेल करने से क्या होगा? सिक्योरिटी जनता के पास, पैसा आरबीआई के पास सारा का सारा। एलआरआर में सीआरआर यानी वो परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स जो सेंट्रल बैंक के पास रखनी है, और एसएलआर यानी वो परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स जो अपने पास रखनी है। यानी अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए आए तो इस 100 में से कुछ सेंट्रल बैंक के पास यानी आरबीआई के पास रखना होता है, कुछ अपने पास रखना होता है, और बाकी पब्लिक को दे सकते हैं। तो 100 में से सपोज 10% आरबीआई के पास रखना है, उसको सीआरआर बोलते हैं। 20% अपने पास रखना है, उसको एसएलआर बोलते हैं। बाकी जनता में जाएगा, तो 100 में 10 यहाँ, 20 यहाँ, 30 रख के 70 का मनी सप्लाई बढ़ेगा। अभी हमें अगर इन दोनों को बढ़ा दें, इसको 30 कर दूं, इसको भी 30 कर दूं, तो 100 में 60 रुपए रखने पड़ेंगे, बैंक सिर्फ 40 ही जाएंगे पब्लिक में। तो सीआरआर एसएलआर दोनों को बढ़ा देंगे। इससे भी क्या होगा? मनी सप्लाई कंट्रोल होगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा, राइट। अगर बच्चों डेफिशिएंट डिमांड होता तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में सारे रिवर्स कर दो, बैंक रेट कम कर दो, रेपो रेट कम कर दो। इससे क्या होगा? लोन सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा तो ज्यादा लोग लेंगे, पैसा पहुंचेगा, डिमांड बढ़ेगी इसमें, है ना। रिवर्स रेपो रेट कम कर दो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई बाय करेगा, ये डेफिशिएंट डिमांड के केस में बता रहा हूं मैं। बाय करने से क्या होगा? सिक्योरिटी आरबीआई के पास, पैसा जनता के पास, है ना। और एलआरआर सीआरआर दोनों को कम कर देना है, ये डेफिशिएंट डिमांड में चलता है, राइट। तो क्वांटिटेटिव में एक्सेस डिमांड में ये करना है, डेफिशिएंट डिमांड में ये करना है। अब आ जाओ बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो अगर डिमांड ज्यादा है, अगर डिमांड ज्यादा है बहुत,
तो हमें लोन आसानी से नहीं देना, तो हम मार्जिन को बढ़ा देंगे। तो एक्सेस डिमांड के केस में मार्जिन को बढ़ा देंगे। मार्जिन याद है, डिफरेंस बिटवीन लोन एंड सिक्योरिटी। लोन और सिक्योरिटी के बीच के डिफरेंस को मार्जिन बोलते हैं कि 100 का लोन लेना है तो 120 की सिक्योरिटी लाओ, तो 20 का जो डिफरेंस है वो मार्जिन है। आसानी से लोन नहीं देना तो इस मार्जिन को बढ़ा दो, राइट। मॉरल सुएशन क्या होता है? मॉरल सुएशन होता है जहां पे आरबीआई प्रेशर भी कर सकता है और प्यार से भी बोल सकता है कि भैया लोन नहीं देना। तो आरबीआई क्या करेगा? डिस्करेज लेंडिंग, एक्सेस डिमांड में डिस्करेज कर देगा। और सेलेक्टिवली, जब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आएगा तो मॉरल सुएशन को ले आएगा, सॉरी क्रेडिट राशनिंग को ले आएगा। क्रेडिट राशनिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? कि सोच समझ के जो सेलेक्टिव सेक्टर्स हैं उनको लोन दे दो। अगर डेफिशिएंट डिमांड की बात करूं मैं, अगर बात करूं डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड के केस में पैसा है ही नहीं पब्लिक के पास, तो मार्जिन को कम कर दो, यानी मार्जिन कम कर दो, आसानी से लोन बांटो। मॉरल सुएशन में एनकरेज लेंडिंग, आरबीआई बोलेगा भैया प्लीज लोन दो, पब्लिक में पैसा नहीं है, डेफिशिएंट डिमांड है, प्लीज लोन दो। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होगा? विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ कर देगा क्रेडिट राशनिंग, बोलेगा कोई राशनिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई सोच समझ के लोन देने की जरूरत नहीं है, इजी दो लोन्स, इजी दोगे तभी तो चीजें सही होंगी। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास पूरा का पूरा फिस्कल पॉलिसी आ जाता है जिससे आप एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो। ये मॉनेटरी पॉलिसी आ सकता है जिसमें आप एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया सवाल है, एग्जाम में आने के हाई चांसेस, बहुत अच्छे से इसको देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यही देखो यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले फिस्कल में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चेंज इन टैक्सेस, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चेंज इन टैक्सेस, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आरबीआई के पास क्या क्या ऑप्शन होता है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव आ गए, क्वालिटेटिव आ गए, सारे बता दिए मैंने आपको, स्क्रीनशॉट लेते चलो बस इसका तो, ठीक है। अब कैसे करेक्ट करोगे? एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट खर्चा कम करे, टैक्सेस को बढ़ाए, ये सब बढ़ा दे, रेपो रेट बढ़ा दो, बैंक रेट बढ़ा दो, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। सिक्योरिटीज को क्या करना है? एक्सेस डिमांड सही करना है बच्चों। एक्सेस डिमांड अगर सही करना है तो सिक्योरिटीज को बच्चों जी सेल करना पड़ेगा, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेल करने से क्या होगा? सिक्योरिटी आपके पास, पैसा हमारे पास, एलआरआर भी बढ़ा दो, ठीक है, मार्जिन भी बढ़ा दो। मॉरल सुएशन में बोलेंगे डिस्करेज लेंडिंग, डिस्करेज, ये मैंने बना चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। और इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग, ये एक्सेस डिमांड का है बच्चों, इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग, एक्सेस डिमांड में ये चलेगा। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, परफेक्ट। अब अगर हम बात करें डेफिशिएंट डिमांड की, तो डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, टैक्सेस को कम करना है, बैंक रेट कम कर दो, रेपो रेट कम कर दो, रिवर्स रेपो रेट कम कर दो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज को बाय कर दो, बिल्कुल ठीक है, परचेज, एलआरआर भी कम कर दो, ठीक है, और इधर मार्जिन कम कर दो, एनकरेज करो लेंडिंग, और विड्रॉ कर लो क्रेडिट राशनिंग। क्या बात है सर, क्या ही बात है, परफेक्ट। ये बच्चों हमारे पास लास्ट एक डिफरेंस आता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में। एक पॉलिसी किसकी है? सेंट्रल बैंक की, एक पॉलिसी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसके बाद ये आरबीआई चलाता है, ये सरकार चलाती है। फिर क्या क्या किस में आता है लिखो और खत्म। टंटना, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों हमारा समाप्त हो जाता है। इंडियन इको का ऑलरेडी एक चैप्टर हो चुका है, तो जो भी आपके चैप्टर्स बचे हैं वो सारे आने वाले 3-4 दिन में निपटा देंगे और पूरा ही सीरीज हमारा समाप्त हो जाएगा। ऑलराइट, thank you so very much guys for joining in. I'm gonna see you all super soon. Till then, see ya, take care, bye bye, keep growing, keep glowing and keep smiling.